कोयला और खान विभाग के मंत्री और मेरे मित्र श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, सचिव कोयला श्रीमान जैन जी और देश भर के 10 राज्यों में फैले हुए 150 स्थानों पर उपस्थित आज के वृक्षारोपण अभियान में सम्मिलित कोयला विभाग के सभी कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक भाइयों को मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोयला विभाग ने आज का दिन चुना है। आज लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद का जयंती दिन है। ये दो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन, पूरा जीवन की क्षण क्षण देश को समर्पित की। आजादी के आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक के योगदान को सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता। एक ऐसा व्यक्तित्व था जिनके सामने 2 रास्ते थे, ईश्वर ने दी हुई बुद्धिमत्ता, ईश्वर ने दी हुई विद्वता, इसका उपयोग और उपभोग स्वयं के लिए करना या देश के करोड़ों गरीबों के लिए करना, देश की आजादी के लिए करना, देश की संस्कृति और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए करना। और उन्होंने बड़ा कठिन रास्ता चुना कि इस देश को आजाद करने के लिए पूरा जीवन समर्पित करें। इतनी विद्वता, इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी चातुर्यता होने के बावजूद स्वयं के लिए कुछ करे बगैर भारत के जन जन के अंदर स्वतंत्रता की भावना को जागृत करना, इसको सुदृढ़ करना और उसको एक आंदोलन का स्वरूप देने में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक का बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने दिया हुआ मंत्र, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मंत्र आज भी भारत के युवाओं को प्रेरित करता है। और मैं मानता हूं कि उन्होंने जो शुरुआतें की, चाहे गणेश उत्सव की शुरुआत की, चाहे लोगों को साक्षर बनाने की शुरुआत की, चाहे संस्कृति को आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ने की शुरुआत की है, इसी के कारण कहते हैं कि लोकमान्य तिलक भारतीय संस्कृति की, भारतीय चेतना की आत्मा थे। आज ही के दिन लोकमान्य तिलक ने अपना नश्वर देह छोड़ा था। मैं आज हम सब की ओर से तिलक महाराज को द्रवित हृदय के साथ श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनकी पुण्य स्मृति को सालों तक देश संभाल रखे और करोड़ों करोड़ों युवा प्रेरणा ले, इस प्रकार के हम उनके विचारों को आगे बढ़ाए, ऐसी आशा भी रखता हूं। चंद्रशेखर आजाद भी भारत माता का वो सपूत जो कभी न झुका न कभी झुकने का विचार किया। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का जो धड़ा था, जो एक अलग विचारधारा थी सशस्त्र क्रांति कर भारत को आजाद कराने की, उसका इतिहास चंद्रशेखर आजाद के नाम के बगैर लिखा नहीं जा सकता। कई सारे युवाओं को उन्होंने प्रेरणा दी, एक अलग दल बनाया और उसी दल ने भारत की आत्मा को झंझोड़ने का काम किया। भारत माता को गुलामी की बेड़ी से मुक्त कराने का, बेड़ियों को तोड़ने के लिए चाहे रास्ता जो वो हो, आप बाहर निकलो, शस्त्र हाथ में लो, सत्याग्रह करो, जो करना है, मगर एक अंग्रेज अब हम पर राज नहीं कर सकता, ये दृढ़ निश्चय उन्होंने आरोपित करने के लिए, वो संस्कारित करने के लिए युवाओं के मन के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया। और उनके बलिदान ने उस जमाने में करोड़ों करोड़ों युवाओं को आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ा। निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और बहुत अच्छे साहित्यकार चंद्रशेखर आजाद को भी मैं आज प्रणाम कर कर विनम्रता से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और मैं श्री प्रहलाद भाई को
निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप जितने भी वनों का आप उपवनों की शुरुआत कर रहे हैं वो सभी को चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोड़ना चाहिए। तिलक जयंती और चंद्रशेखर आजाद की जयंती दोनों मैं मानता हूं कि हमारे लिए एक कोयला विभाग के लिए भी लंबे समय तक इसको आगे ले जाने के लिए बहुत फायदा कराएगी। आज कोयला मंत्रालय और उसके अधीन सारे पीएसयू देश भर में के अंदर लगभग 150 स्थानों पर 6 लाख से ज्यादा वृक्ष उनका आरोपण कर पर्यावरण की सेवा में एक बहुत बड़ा अभियान करा है। मैं सभी कोयला मंत्रालय के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और कोयला मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आमतौर पर कोयला के मंत्रालय के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाला मंत्रालय माना जाता है, मगर जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और विशेषकर प्रहलाद भाई जब देश के कोयला मंत्री बने, तब से पर्यावरण के लिए भी कोयला मंत्रालय की सजगता हमें दिखाई दी पड़ती है। अनेक विध काम उन्होंने शुरू किए हैं। मैं आज इसका बहुत डिटेल जिक्र नहीं करना चाहता। 10 राज्यों के 38 जिलों में 600 एकड़ में टोटल 6000 एकड़ के अंदर वृक्ष लगाए जाएंगे। आज इसमें से 600 एकड़ के अंदर लगाए जाएंगे। 6 लाख वृक्षों का रोपण किया जाएगा, 5 लाख पौधों का वितरण करा जाएगा और आज 150 स्थानों पर एक साथ इसकी शुरुआत हुई है। मित्रों, जिस प्रकार का जीवन हम जिए हैं और एक विकास की अंधी दौड़ के अंदर हमने भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र था कि प्रकृति हमारी माँ है, उसका दोहन कर सकते हो, उसका शोषण नहीं कर सकते हो। वो मंत्र को हमने भुलाया और उसी का परिणाम आया कि जो ओजोन का पड़ है, ओजोन का स्तर है, इसके अंदर कई बड़े बड़े छिद्र पैदा हुए और सूर्य नारायण की गर्मी सीधी पृथ्वी पर पड़ने लगी। इसके कारण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ा है, जलवायु पर इसकी गंभीर असर उत्पन्न हुई है और जलवायु परिवर्तन से आज पूरी दुनिया डरी हुई है। और इसका एक ही रास्ता है जो हमारे पुराणों ने बताया, हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया कि वृक्ष मानव का मित्र है, वृक्ष ही हमें इस संकट से बचा सकता है। और हमारे यहाँ कई ऐसी पौधों की जातियां, प्रजातियां हैं जो 100-150 साल तक जीकर मानव की सेवा कर सकती हैं। पीपल 100% ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में से एक है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। उन्होंने पीपल को अपने साथ इसकी तुलना कर पीपल का महत्व बढ़ाया। इसी तरह से नीम और कई प्रकार के जामुन, नीम, बरगद, कई पेड़ ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी देते हैं और लंबे समय तक जीते हैं। मेरा आग्रह है कोयला मंत्रालय से कि आप जब भी वृक्षों का चयन करें, इस प्रकार के प्राकृतिक परंपरागत वृक्षों का चयन करिए जिनका आयुष्य बहुत लंबा है। हमारे मत्स्य पुराण के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा गया है जिसका अनुवाद है, जल कुंड, जो जल का कुंड होता है 10 कुओं के समान होता है। एक तालाब 10 जल कुंड के समान होता है। एक सुपुत्र 10 तालाब के समान होता है और एक वृक्ष 10 पुत्रों से भी ज्यादा पृथ्वी का कल्याण करता है। यही बताता है कि वृक्ष हमें कितना दे सकता है। और आदिकाल से ही वृक्ष के महत्व को भारतीय संस्कृति ने स्वीकारा है और भारतीय संस्कृति ने इसको बढ़ावा भी दिया है। मैं मानता हूं आज का कार्यक्रम सिर्फ ये सीजनल कार्यक्रम न बने, पूरे कोयला मंत्रालय के हर नीचे के नीचे कर्मचारी का संस्कार इससे बने कि हमारे दायित्व देश के पर्यावरण को, दुनिया के पर्यावरण को संभालना भी है। और मुझे भरोसा है प्रहलाद भाई के नेतृत्व में ये जरूर होगा। विगत 6 सालों का देखें तो कोयला मंत्रालय ने अनेक नए इनिशिएटिव मोदी जी के नेतृत्व में दी है और प्रहलाद भाई ने
ये 1-1.25 साल के अंदर इसको बहुत गति देने का काम किया है। पहले जब कोयला और खनिज की खदानें होती थी, तब खनिज क्षेत्र के मजदूरों के लिए, वो वहां की जनता के लिए कोई विचार नहीं करता था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का गठन कर आज लगभग 39,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने वो क्षेत्र जहां खदानें लगी हैं इसके विकास के लिए लगाया है और 35,000 छोटे छोटे प्रकल्प अब तक पूरे कर दिए गए। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। खदान पर देश का अधिकार है, देश की जनता का अधिकार है। खदान विकास की द्योतक है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। परंतु इसके साथ साथ जिस क्षेत्र में खदान है, जो वहां से विस्थापित किए जाते हैं, इनके कल्याण की भी देश को ही सोचनी चाहिए, देश की सरकार को ही सोचनी चाहिए। पहली बार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। कोयला का बहुत बड़ा भंडार हमारे यहाँ पड़ा, 30 साल तक कोयला जला न पाए, इतना कोयला हमारे यहाँ पड़ा है और कोयला हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे प्रहलाद भाई ने बताया, इंपोर्ट कोयला जितना भी होता है वो दुनिया में हमारी अक्षमता को उजागर करता है। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भरता के नरेंद्र मोदी जी के नारे को चरितार्थ करना है, तो कोयले के अंदर स्पीडी खनन, सबसे ज्यादा जल्दी खनन कर आयात को लगभग शून्य करना पड़ेगा। और इसलिए कोयला क्षेत्र में एफडीआई और इसके साथ साथ वाणिज्यिक कोयला खनन का आरंभ अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे लगता है कि कॉमर्शियल माइनिंग की जो शुरुआत प्रहलाद जोशी के समय में हुई है, कोयला खदानों के इतिहास देश का जब भी लिखा जाएगा, प्रहलाद भाई और नरेंद्र भाई के नाम को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश को आत्मनिर्भर कराने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कोल बेस्ड मीथेन की भी शुरुआत हमने की है। 2 CBM ब्लॉक झरिया और रानीगंज के लिए हमने इसका शुरुआत किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ढेर सारे पैरामीटर्स को कोयला के कारण ही गति मिली है। कोयला क्षेत्र ने लगभग हर क्षेत्र के अंदर अपने आप को दुनिया के मानांक के अनुरूप और कई जगह तो उसके आगे ले जाने का भी प्रयास किया है। ये मंत्रालय ने 6 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है और अब प्रहलाद भाई इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उसको और ऊर्जा और गति प्रदान कर रहे हैं। 18 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने 5 कोयलाधारी राज्यों की 41 कोयला ब्लॉकों का नीलामी की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इसके साथ ही झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर ये नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। मित्रों, कोयला PSU और कैप्टिव माइनर्स द्वारा उत्पादन में भी वृद्धि का प्रयास किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश योजना के माध्यम से 1,25,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्लानिंग 2020 से 2024 के बीच में किया गया है और इसके लिए लगभग 534 परियोजनाओं को चिन्हित कर लिया गया है। मैं मानता हूं अभी प्रहलाद भाई ने जो कहा, 23-24 तक 1 बिलियन टन कोयले को निकालने का लक्ष्य जब भी भारत अचीव करता है, मुझे लगता है हम बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति उत्पन्न करी है। 8 करोड़ घरों के अंदर धुआं दूर कर लकड़ियां और टहनियां और कंडे जलाकर जो माताएं बहनें रसोई करती थी, उनके स्वास्थ्य का तो नुकसान होता ही था, परंतु साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता था। आज स्वच्छ ईंधन LPG सिलेंडर देकर पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा की है। ढेर सारे शहरों के अंदर CNG पंपों की एक लाइन बिछाकर CNG के माध्यम से गाड़ियां चलाने से भी स्वच्छ ईंधन का काम हुआ है। सौर ऊर्जा के लिए देश में भारत नेतृत्व करे, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की है। गुड़गांव में इसका इंटरनेशनल सेंटर भी बना है और मुझे भरोसा है कि कुछ ही सालों के अंदर देश दुनिया में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाले देशों में से एक होगा। इस प्रकार से जो पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मोदी जी की फॉर्मूला को पूरी दुनिया ने स्वीकार कर एक प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में भारत को मान्यता दी है।
आज लगभग 6 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण होने जा रहा है। तिलक महाराज और चंद्रशेखर आजाद के स्मृति में वो किया जाएगा। इसका मुझे विशेष आनंद है। मंत्रालय और विशेषकर इस मंत्रालय के मंत्री श्री प्रहलाद भाई और नीचे तक उनकी पूरी टीम को इस मौके पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने का एक कोयला मंत्रालय का अभियान द्रुत गति से स्पीड के साथ आगे बढ़ता रहेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस शुभ कार्य के अंदर मुझे शामिल करने के लिए मैं मंत्री जी और सचिव कोयला दोनों का मैं हृदय से धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त